नमस्कार। बहुत दिनों बाद आज संवाद स्थापित कर पा रही हूँ। आज मैं खास जगह पे हूँ, खास व्यक्ति से मिल रही हूँ और वो हूँ जो हमारे व्यक्तित्व का, हमारे व्यक्ति विशेष का, हमारे शरीर का, हमारी प्रकृति का केंद्र है। हम पंच तत्व से बने हैं और हम सिर्फ पंच तत्व की बात करेंगे। मैं हूँ आज डॉक्टर पंकज के साथ। नमस्कार पंकज जी, स्वागत है आपका। डॉक्टर पंकज ये प्राकृतिक चिकित्सा रत्न है, योगा अलायंस इंटरनेशनल के ब्रांड एम्बेसडर हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन, जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है बेस्ड ऑन नेचुरोपैथी। कन्वीनर हैं झारखंड के ये इसी इंस्टीट्यूशन के और डायरेक्टर हैं दक्ष प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र एक्यूप्रेशर एंड योगा संस्थान। यहाँ ये प्रशिक्षण भी देते हैं हमारे युवाओं को, लड़कियों को, लड़कों को, और सेवाएं भी देते हैं, सेवा प्रदाता है, जहां हम अपने शरीर का इलाज बिना किसी बाहरी दवा के करते हैं। कहते हैं हम जैसे परिवेश में रहते हैं हमारा व्यवहार ऐसा ही होता है। साथ ही ये भी कहते हैं जैसा पथ्य या जैसा तत्व या जैसा भोजन हम ग्रहण करते हैं हमारे शरीर की दशा वैसी ही हो जाती है। ये छोटा सा परिचय था प्राकृतिक चिकित्सा को लेके। तो आज हम बात करेंगे इन्हीं विषयों पे, कैसे हम स्वस्थ रहें, किसी डॉक्टर के पास नहीं जाएं। पंच तत्व से बने हैं, पंच तत्व से इलाज हो, पानी, गर्म पानी, ठंडा पानी, मिट्टी, दूध, बस इसी से यहाँ इलाज करते हैं पंकज जी। और पंकज जी से मैंने बहुत बोल दिया, परिचय देना जरूरी था कि आपका विषय प्रवेश हो जाए, कि मैं डॉक्टर पंकज से जब बात करूं तो आपको समझ में आ जाए। डॉक्टर पंकज, दोबारा आपका स्वागत है। जी मैम, थैंक यू। पंकज जी, जहाँ सारे लोग आजकल बड़ी बड़ी दुकानें, बड़े बड़े हॉस्पिटल खोल के बैठे हैं, इतनी दवाइयां खरीदते हैं, लेकिन आपके यहाँ तो इलाज बिना दवाइयों का होता है। जी मैम, देखिए प्राकृतिक चिकित्सा का अर्थ ही होता है पंचतत्व की चिकित्सा। पंचतत्व यानी पंचभूतों से बना ये शरीर, मिट्टी, पानी, धूप, हवा और आकाश तत्व की चिकित्सा। तो आप ये मान के हम ऐसा चल सकते हैं कि जिन चीजों से शरीर का निर्माण हुआ है, अगर वे हमें ठीक नहीं कर सकते तो दुनिया की और कोई भी चीजें हमें ठीक नहीं कर सकती। बस उसका जो वैज्ञानिक विधि है, प्रोसेस है, उसको समझना है और हमें प्रकृति के नियमों पे चल के शरीर को रोग मुक्त करना है। और इसको हम लोग रोगों की श्रेणी में, जैसे आप अभी बुखार का जिक्र कर रही थी या फिर वात पित्त कफ का असंतुलन की बात कर रही थी, तो ये क्योंकि आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा दोनों आसपास हैं, परंतु दोनों के सिद्धांत में थोड़ी सी भिन्नता है। भिन्नता क्या है, हमने आयुर्वेद से भी की है, इसलिए वही बता रहे हैं कि आयुर्वेद ये बताता है कि वात पित्त कफ का असंतुलन ही रोग है, बट प्राकृतिक चिकित्सा ये कहती है कि वात पित्त कफ का संतुलन भी तभी होता है जब शरीर में गंदगी होती है। यानी प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार किसी भी रोग होने का कारण शरीर में गंदगी का होना है, और वो गंदगी निकालने के शरीर से 4 ही रास्ते हैं: मल, मूत्र, श्वास और पसीना, जिनका हम वैज्ञानिक विधियों द्वारा, जो अलग अलग प्रोसेस है, जैसे पेट की मीठी पट्टी है, पेड़ ऊपर पेट की गर्म ठंडी सेक है, रीढ़ की गर्म ठंडी सेक है, मालिश है, एनिमा है, स्टीम बाथ है, कटी स्नान है, सिरोधारा है, या और भी अन्य जो हम लोग होल बॉडी मड पैक, होल बॉडी बेडशीट पैक, मतलब अलग अलग जिनको जैसी शारीरिक अवस्था के अनुसार उनका जी इलाज देते हैं और फिर वो पूरी तरह वो रोग मुक्त होते हैं। एक और बात पूछूंगी कि जीवन बड़ा लंबा है जी, शैशव काल से बच्चा जब जन्म लेता है और जब वृद्ध काल तक एक लंबा सा, और कई सारी घटनाएं, कई सारे रोग, कई सारी बातें, कुछ हमारे अशिक्षा के कारण हम नहीं जानते हैं कि वास्तव में हमें क्या करना चाहिए बच्चे के साथ, बड़ों के साथ। तो क्या आप बताएंगे कि जो हालांकि प्राकृतिक चिकित्सा पे लोगों का भरोसा अब बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, लोगों को आराम मिल रहा है, तो क्या सावधानियां हम बरतें शैशव काल से जी, जब हम बड़े हों, युवा हों? कहते हैं कि योग करो मत, योग के साथ जियो जी। हम जुड़ जाए प्रकृति से कैसे शैशव काल से ही, कि जितनी बीमारियां और जितने डॉक्टर्स और जितना कुछ है, जितनी दवाइयों से हम दूर रह सके और हमारा पंच तत्व का शरीर शुद्ध रहे पंच तत्व के साथ भी। जी,
जी। देखिए, योग इसमें है क्या कि योग भी प्राकृतिक चिकित्सा का एक पार्ट है। ओके। योग को आप ऐसे भी समझ सकती हैं, जैसे गीता के अनुसार कहा गया है योग के बारे में, योग चित्त वृत्ति निरोध, सॉरी, योग कर्मसु कौशलम। ठीक है, यानी अपने कार्यों को कुशलता पूर्वक करना ही योग कहलाता है। इसी को अभी हमने जो पहले बताया, योग चित्त वृत्ति निरोध, ये महर्षि पतंजलि ने जो परिभाषित किया है कि अपनी चित्त की वृत्तियों पर नियंत्रण ही योग कहलाता है। और इसी को जब स्वामी विवेकानंद जी, जो आज हम आधुनिक युग की ओर जब बढ़ते हैं, तो उन्होंने कहा है कि योग एक अनुशासित अभ्यास है। तो योग मीन्स सिर्फ योग का मतलब ये नहीं होता है कि हम आधे घंटे का एक्सरसाइज, लोग एक्सरसाइज, जिम या फिर अलग अलग टाइप को ये मान लेते हैं कि ये योग है। योग पूर्णतः एक साधना है। हम ये नहीं कहते कि योग के 8 अंग यानी अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि का आप पूरा ये कीजिए। मतलब एक छोटा सा आप 1 घंटे का शेड्यूल बनाइए, 45 मिनट का शेड्यूल बनाइए, जिसमें आप ध्यान करें, सूक्ष्म व्यायाम करें, आसन का अभ्यास करें, प्राणायाम का अभ्यास करें। 1 घंटा के लिए अपने आप को समय दें। और हम समझते हैं कि अगर जो बच्चे बचपन से अगर 5-6 साल से भी अगर जो इस वातावरण में जीते हैं, और दूसरा है ना कि हमारा जो सर्केडियन क्लॉक है, तो ऐसा भी मान सकती हैं मैम आपकी बायोलॉजिकल घड़ी जिसको बोलते हैं। जी जी, जैविक घड़ी। तो है क्या ना कि उसमें जो ये पूरा संसार, जीव जंतु जितने हैं, हम लोग सूर्य के वंशज माने जाते हैं, क्योंकि सूर्य ही ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य है तो हम हैं, अन्यथा नहीं। तो जैसे जैसे सूर्य का उदय होता है, यानी जैसे सूर्योदय होता है, उसके साथ हम अपनी जीवनचर्या को शुरू करें, उसी के अनुरूप। और हाँ, और जैसे 12 बजे तक ये सबसे तीव्र अवस्था में होती है, 12 से 1 बजे तक हमारा शरीर और सूर्य दोनों। तो हमारी जठराग्नि भी उस समय सबसे एकदम तेज होती है। तो वो मेरा कहने का मतलब है कि आज के वैज्ञानिक युग में थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बट सवेरे उठिए और सवेरे खाना खाइए और सवेरे सोइए। बहुत एकदम सिंपल सा है। मतलब मेरा कहना है कि आप सवेरे 8 बजे से लेकर रात के बजे तक, मतलब शाम के 7 बजे तक अपना जो आहार लेना है आप लीजिए। और उसमें भी क्या है कि प्राकृतिक चिकित्सा ये कहती है कि जो हमारा खाने पीने का जो तरीका है वो 80% क्षारीय और 20% अम्लीय होना चाहिए। हाँ। तो आप मान लिया वैज्ञानिकता के दौर में, इस आधुनिकता के दौर भाग में इस चीज को फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो 60-40 भी अगर होता है तो हमारा शरीर बैलेंस रहेगा। तो अब इसमें बहुत और भी हाँ। तो मतलब कहने का मतलब है कि आदर्श अवस्था वो है जब हमारा शरीर 80% क्षारीय और 20% अम्लीय हो। लेकिन शरीर थोड़ा और बर्दाश्त कर लेगा अगर हम 7% क्षारीय और 40% भी अम्लीय रहे। लेकिन मुझे तो पहला वाला थोड़ा कम ही लगता है, जितने पैक्ड फूड या जिस खान पान हमारा ये सारे अम्लीय हैं, और कुछ हमारी अज्ञानता भी है जो हम नहीं कर पाते हैं। लेकिन जैसा आपसे हमारी पहले भी बात हुई थी, तो 12 बजे तक फल, फ्रूट्स, अकुरित ही खाएं जब जठराग्नि बहुत तेज है। हाँ, जब तो उस समय जितने आपको हमने बताया है कि सुबह का जो सुबह के टाइम में जो अंकुरित अनाज, फ्रूट्स और जूस या जो भी उसमें लिखा गया है, तो आपको तो नहीं, खास करके जूस उनको भी नहीं लेना है जो डायबिटिक है। हाँ, तो वो क्योंकि सुबह का भरपेट खा सकते। कहने का मतलब है कि जब उस समय सूर्य सबसे ज्यादा मतलब तीव्र अवस्था में होता है और हमारी जठराग्नि भी तीव्र अवस्था में होती है, तो अल्कलाइन भोजन पूर्णतः लेना हमारे लिए ज्यादा ही श्रेयस्कर होता है। कुछ एग्जाम्पल देंगे जो अल्कलाइन है, तो मतलब जितने फल सब्जियां, अंकुरित अनाज, चोकर समेत आटा, कण समेत चावल,
ये सब सभी अल्कलाइन सब अल्कलाइन है, क्षारीय हैं क्षारीय हैं। और हमारे शरीर में क्षारीय पदार्थों का रहना जी मैं बोलूंगी आज के दौर में हर 5वां व्यक्ति डायबिटिक है और कहते हैं कि भारत मधुमेह की राजधानी है। और मधुमेह के साइड इफेक्ट्स क्या है? लीवर खराब, सबसे पहले तो किडनी खराब हो जाती है, हार्ट काम करना चाहिए, लास्ट स्टेज में जाके ऑल ऑर्गन फेलियर हो जाता है। तो किडनी के लिए जब जहां डायलिसिस होने लगता है या उसके लक्षण आने लगते हैं, क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, उस समय के लिए प्राकृतिक चिकित्सा में बहुत अच्छी चिकित्सा है। अभी हमने रिपोर्ट्स यहाँ हो गई जो 8 सालों से ब्लड कैंसर से पीड़ित थे और दिल्ली एम्स में भी इलाज चल रहा था और उनका क्रिएटिनिन लेवल लगभग 7 के पास पहुंच गया था। सारे जगहों पे उन्हें डायलिसिस करने की सलाह दी गई। थोड़ा सूजन हो गया होगा जी हाँ, पूरे होल बॉडी में स्वेलिंग था, वो उनको चलने में दिक्कत हो रही थी, पेशाब में भी दिक्कत थी, मतलब बहुत सारे टाइप की समस्या थी। वो हमारे पास आए, 1 महीने की चिकित्सा के बाद उनका क्रिएटिनिन लेवल 3.1 है और हमने कोई दवाएं नहीं दी। बहुत बढ़िया। हमने कोई दवाएं नहीं दी, सिर्फ उन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा के आहार को फॉलो किया और जैसे उसमें 40 डिग्री टेम्परेचर पे हम लोग रखते हैं 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, जैसे टाइम बढ़ा करके जी, ताकि वो 40 डिग्री टेम्परेचर पे मोस्टली जो होता है अधिक से अधिक स्वेटिंग होता है। तो स्वेटिंग होने के दौरान वो टॉक्सिन निकलता है और शरीर में जो ब्लड का सर्कुलेशन है, पेशाब के साथ निकलना था वो पसीने के साथ निकला और तंत्र है टॉक्सिन निकालने का, जी उसका प्रयोग करूँ। दूसरा प्रश्न ये करूंगी, हम लोग फिर कभी डिजीज वाइज विस्तार से बात करेंगे। दूसरा है कि ज्यादातर आजकल लोगों के घुटने में दर्द होता है, घुटने में, रीढ़ की हड्डी में, गले में दर्द, किसी को फ्रोजन शोल्डर है, कई बीमारियां जो न्यूरो से, जो आपके रीढ़ की हड्डी से संबंधित है, उसके भी कई मरीज मैंने आपके यहाँ देखे हैं और जिनका घुटना से बिल्कुल चल, लेकिन फिर चलते हुए जाते। इसके विषय में आप क्या बताएंगे, इसकी तकनीकी जानकारी? तकनीकी जानकारी इसमें है कि देखिए ऐसा है कि देखिए अगर घुटने की समस्या है तो हम लोग का उसमें जानु बस्ती जो ट्रीटमेंट है, जानु बस्ती है, वो घुटने की धारापात है, स्टीम बात है, ओवरऑल हम वही ट्रीटमेंट करते हैं कि जैसे मान लिया लोग कहते हैं ना, वो कॉमन भाषा में कहेंगे कि ग्रीस खत्म हो गया, यानी साइनोवियल फ्लूइड्स वहां का सूख गया। बट ऐसा होता नहीं है पूरे केस में। वो जैसे अखरोट खा करके और कुछ योग एक्सरसाइज जो हम लोग आसन का अभ्यास बताते हैं और एक्टिव प्रेशर के द्वारा करते हैं, तो इन सारी विधियों से वो 80% प्यूरिटी की हम तो जरूर बात करते हैं। मतलब वो फाइनली ठीक हो जाते हैं पूर्णतः या फिर वापस आएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है कि वो बार बार, अगर वो अर्थराइटिस से पीड़ित नहीं हो तो सिर्फ अगर घुटने की समस्या है तो वो अभी तक तो वैसे लोग आए हैं जो कि पूर्णतः ठीक होकर गए हैं। ठीक है, अगला सवाल मेरा ये है कि अगर हम पूरी तरह, तो आपके पास सभी लोग नहीं आ सकते, लेकिन जितने हमारे श्रोतागण हैं, जितने लोग हमारे दर्शक हैं, वो जाने कि सुबह से रात तक की एक खान पान की रूटीन अगर आप बता पाए तो दर्शकों को बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, हम आपको ऐसा बताते हैं कि एक सही रूटीन होना क्या चाहिए। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बाद पहला काम है, बेड छोड़ें तो उसके बाद तुरंत 1 से 1.5 गिलास पानी बिना कुल्ला किए ही उसको सीप करके पीना है। निगलना नहीं, एक बार में पूरा नहीं पी जाना। उसको जितना ज्यादा सलाइवा अंदर जाएगा उतना ज्यादा हमारे लिए वो फायदेमंद होगा। अच्छा, उसके बाद आप फ्रेश होने के बाद अगर आप घूमते हैं या डायबिटिक हैं या मान लिया घुटने की समस्या है या नहीं भी है, तो घुटने की समस्या नहीं है तो फिर पेट पोछ, एक भींगा तौलिया को भिगा करके नाभि के चारों तरफ 1 मिनट क्लॉकवाइज और 1 मिनट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर लेना चाहिए। उसके बाद अपनी शारीरिक क्षमता अनुसार, जो जनरली है 45 मिनट से 1 घंटे का टहलना चाहिए, बट जो जिनकी शारीरिक क्षमता 1 घंटा नहीं टहलने की, वो धीरे धीरे बढ़ाए, टहलें। उसके बाद जो सुबह का नाश्ता हो उनका, वो अगर एक जैसे 50 ग्राम अंकुरित अनाज, जिसमें चना 15 ग्राम, मूंग 10 ग्राम, मूंगफली 8 ग्राम, मोठ 6 ग्राम, मसूर 6 ग्राम, सफेद तिल 5 ग्राम, एक कॉमन बताया है जिसमें इसमें
वो डिजीज वाइज थोड़ा चेंजेस अंकुरित हो करके सकता रख के है उसको जी। खाना है। ये हो गया। और भरपेट फल, फल भरपेट मतलब खाना। भरपेट मीन्स अगर मेरा 70 केजी वजन है तो कम से कम 700 ग्राम फल खाएं। 700 ग्राम। शुरुआत के दिनों में ऐसा होता है क्योंकि जो जिनको डेली का रूटीन जो होता है वो सुबह के टाइम में जो रोटी और सब्जी खाने की हम लोगों की आदत है नाश्ते में, तो सुबह में वो गैस वैस की समस्या हो सकती है कच्चे अन्न खाने से या कच्चे फल, कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन वो धीरे धीरे बॉडी हैबिचुएटेड हो जाता है। दोपहर का जो भोजन है वो आप 1 से 2 बजे जब भी करते हैं तो उस समय आप उसके पहले सलाद जरूर खाएं। कोशिश करें भोजन के पहले जी, भोजन के पहले। अगर मेरा 70 केजी वेट है तो 350 ग्राम सलाद हम खाएं, और उसके बाद जो आपका पसंद का खाना है, रोटी दाल सब्जी चावल, वो खाएं। अच्छा, इसके बाद 3 से 4 बजे तक अगर आपको कुछ लेना हो तो उस समय या तो जी भूजा, तो ऐसे प्राकृतिक चिकित्सा में हम नहीं बोलते, बट जैसे फल का रस या फल या अंकुरित अनाज, कभी कभी उसको बॉइल्ड करके, कभी आप नट्स के रूप में मूंगफली या ड्राई फ्रूट्स या मखाना या कुछ भी ले सकते हैं। शाम का खाना अर्लियर, शाम का खाना हल्का हो। और एक चीज और कहना चाहेंगे साथ में कि प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत 3 बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। पहला क्या है? पैर गर्म, पेट नरम और सिर ठंडा। अच्छा। पैर गरम मतलब चलें, गरम, पेट नरम और सिर ठंडा जी, मतलब चलना चाहिए। हम लोग चलें, चलने का मतलब ऐसा नहीं कि दिन भर चलना है, मतलब पैदल चलें। प्रतिदिन ऐसा हो कि कम से कम 3 से 4 किलोमीटर का वॉक होना चाहिए। पेट नरम मतलब भूख से थोड़ा कम खाएं और सिर ठंडा, अत्यधिक तनाव नहीं ले। ये एक स्वस्थ जीवन का राज है। अगर आप इसको पूरे तरह अपनाते हैं या फिर लोग अपनाते हैं तो डेफिनेटली वो स्वस्थ रहेंगे। एक प्रश्न और है कि दिन भर में पानी सामान्य व्यक्ति को कितना पीना चाहिए? 2.5 लीटर, कम से कम 2.5 लीटर। और इसके अलावा अगर बॉडी और मांग रहा है तो गर्मी के मौसम में और 2.25 लीटर तो हमारे बॉडी से वो पास हो जाता है, पसीना और बोलने और यूरिन और मल के द्वारा 2.25 लीटर हमारे बॉडी से पानी निकल जाता है। तो मिनिमम 2.5 लीटर है कि कम से कम 2.5 लीटर हम पानी पिए। अब ये किडनी के रोगियों पे लागू नहीं होगा। ये जैसे अलग जो जिनका अलग अलग सिम्टोमेटिक जो डिजीज है तो वो उनके लिए वो अलग ढंग से अलग से वो कांटेक्ट करके मिल सकते हैं उसमें। जी जी पंकज जी, आपका विषय इतना विस्तृत है कि उसे छोटे से पलों में नहीं समेटा जा सकता है। हम फैसला इन्होंने लिया है और आज ये सेवाएं दे रहे हैं, ये प्रशिक्षण भी देते हैं। अगर हमारे कुछ लोग जो संपर्क करना चाहते हैं तो दक्ष चिकित्सा केंद्र खोजा इंडी के पास है, वो संपर्क कर सकते हैं, या हमारे चैनल पे आप चैट बॉक्स में हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम दोबारा इनसे मिलेंगे। विषय इतना विस्तृत है कि कम शब्दों में समेटा नहीं जा सकता है। धन्यवाद आप सबों का इतना कुछ सुनने के लिए और देखने के लिए, और मैं आपको धन्यवाद देती हूँ ज्ञान सागर टाइम्स। थैंक यू मैम, थैंक यू। रहे हैं ज्ञानसागर times.com।